हिंदी टेट कक्षा के लिए स्वागत है। वर्णमाला से वर्णों के संबंधित वर्ण विचार में हम लोग कल तक अल्प प्राण महाप्राण तक पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण कितने भाग हैं, वे क्या हैं, कैसे हम पहचानेंगे। तो इससे पहले कल जो पढ़े थे उससे संबंधित एक दो प्रश्न फिर से एक बार पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं, अभी तक मैं दो तीन प्रश्न भी पूछा था, उसका सही उत्तर मिल गया। अभी हम देखें कल जो पढ़े थे उससे संबंधित एक प्रश्न है। देखिए, इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अगला हिस्सा मसूड़े को स्पर्श करता है और वायु जिह्वा के दाहिनी तथा बाएं पार्श्व से बाहर निकल जाती है। अभी तक मैं पहले पूछा था कि अग्रांश जिह्वा का अग्रांश दंत मूल को छूता है, लेकिन अब ऐसा अग्रांश नहीं है। एक बार देखिए, इस ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा का अगला हिस्सा मसूड़े को स्पर्श करता है और वायु जिह्वा के दाहिने तथा बाएं स्पर्श से बाहर निकल जाती है। ऑप्शंस: ग, म, ल, रा। ग, म, ल, रा। ला। ला सही उत्तर है। ला ला का उच्चारण करते समय हमें ये दिखाई पड़ता है, ला के उच्चारण के समय जिह्वा का अगला हिस्सा मसूड़े को छूता है। देखिए, मसूड़े को स्पर्श करता है और वायु जिह्वा के दाहिने और बाहिने स्पर्श से बाहर ला ला करते समय दाहिने और बाहिने से बाएं से निकल रही है। देखिए, ये केवल ऐसी ध्वनि केवल ला ध्वनि ही है। इस ला ध्वनि को पार्श्विक ध्वनि भी कहते हैं। पार्श्विक। रा को लुंटित कहते हैं तो ला को पार्श्विक कहते हैं। कल मैं ला के लिए और एक बात भी बताया था, क्या है ला? अक्षरीय ध्वनि। अक्षरी ध्वनि भी है। स्क्रीन पे कुछ ना लिखिए सर जी, चिन्मय सर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, आज हम देखें स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर दो भाग हैं। एक है अघोष और सघोष। आप जानते हैं अघोष साइड रीडिंग है। अघोष के अंतर्गत हम देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है इन्हें हम अघोष कहते हैं। तभी हम समझ सकते हैं घोष अघोष। आ विलोम अर्थ है, विलोम मतलब नहीं, तो आप समझ सकते हैं अघोष में कंपन नहीं होता है। अघोष में कंपन नहीं होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम अघोष कहेंगे। अघोष वर्ण ये हैं: प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय। इसके साथ शा शा सा, शा शा सा। कोड क्या है? 1 2 शा शा सा। 1 2 शा शा सा।
एक दो शा शा सा। मतलब एक दो मतलब का ख ग घ है, तो इनमें इनमें कौन से कख आघोष? कख का खा बस। और चाचा में, चच्छ चाचा जाजा चच्छ में? चच्छ टठ तत्थ पफ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब आ गए। तो इस प्रकार प्रत्येक वर्ग के पहले और प्रथम और दूसरा, और उसके साथ साथ क्या, श शा श सा। सा। ठीक है। और इसके बाद में हम देखें सघोष, सघोष या घोष। रीडिंग सघोष या घोष, सघोष या घोष। सघोष या घोष के अंतर्गत जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उन्हें हम सघोष कहते हैं। ये हैं सभी स्वर, ये हैं सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चतुर्थ पंचम, 3 4 5, अंतस्थ और हा, अंतस्थ और हा। इसका कोड है ऑल एस, यानी सभी स्वर, सभी स्वर 345, 345, 345 अंतस्थ हा। घोष खाने वाले सभी हैं, अघोष यानी घोष नहीं खाने वाले कम रहते हैं ना, गोश्त खाने वाले ज्यादा रहते हैं। कितने लोग हैं, मतलब वो गोश्त खाने वाले 3 किलो 4 किलो 5 किलो खाते हैं, उन लोग कम नहीं खाते। 3 किलो 4 किलो 5 किलो खाते, अंतस्तों में रहते, हाइगा सोते। बस ये याद रखिए। इसलिए इसका कोड है सभी स्वर, सभी खाते, उनमें से कुछ जो नहीं खाते, एक दो नहीं खाते। एक दो नहीं खाते मतलब कौन है वो एक दो वाले? प्रथम अघोष अघोष वाले है बस, अघोष वाले एक दो वाले हैं। क्यों नहीं खाते एक दो, क्या बोलते हैं वो लोग, ए शा 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 शा, ची 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 बोलते हैं। शा 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 सा, मेरे अघोष। बाकी सभी खाते हैं, सभी मतलब सभी स्वर। कैसे खाते हैं, मामूल नहीं खाते लोग कि 3 किलो एक चार या किलो चार पांच किलो किलो खाते, अंतस्तों में रहते, हाई या सोते। ये है अघोष और सघोष संबंधित बातें। इसके बाद में कुछ बातें ये हैं, कल हम पढ़ते समय इसके बारे में जानकारी नहीं ली थी। हेडिंग लिखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर, जीव के प्रयोग के आधार पर। पहला सुनिए, यह है कि अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, उन्हें अग्रस्वर कहते हैं। ये हैं ई, ई ए आई, ई ई ए आई। और उसके बाद में लिखिए मध्य स्वर,
मध्य स्वर, मध्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, यानी मध्य स्वर कहते हैं, वह है आ, आ, आ। और इसके बाद में लिखिए पश्च स्वर, पश्च, पश्च स्वर। पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग, जीभ का पश्च भाग काम करता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। ये हैं आ, उ, ऊ, ओ, औ, आ। आ यानी डॉक्टर आ लिखते हैं, आधा चंद्र, बिंदी नहीं रहना उसमें, आधा चंद्र। डॉक्टर, कॉलेज, ऐसे आगत ध्वनियों में लिखा जाता है, आगत ध्वनियों में लिखा जाता है, उसे हम आ चंद्र, केवल चंद्र रहेगा, बिंदी नहीं रहेगा। ये है अग्रस्वर क्या है, मध्य स्वर क्या है, पश्च स्वर क्या है। अब पहले याद रखना है अग्रस्वर के अंतर्गत, पहले मध्य स्वर याद रखिए। मध्य स्वर यानी ये सेंटर ऑफ द स्वर कौन है, ये वाला मूल बुनियादी है आ। आ इधर आ गया तो आ के बाद में दूसरा आना है आ। आ मध्य में आ गया तो दूसरे जो महा दीर्घ आ है, दीर्घ आ किसके अंदर चले गया, पश्चिम में, पच पच पश्चिम में चले गया। इसके बाद में ई, ई आया, ई किधर चले जाते, अग्र में, तीसरे स्वर में, अग्र में। उसके बाद में उ किधर आते, पश्चिम में। जैसे पच्चीस स्वर। टीम को डिवाइड करते हैं, चयन करने के लिए, टीम को चयन करने के लिए जब पूछा जाता तो बच्चे पहले एक के बाद एक चुनते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग चुन के रखना है। यहाँ पर तीनों कैप्टन है, एक अग्र, मध्य, पश्च। पच पहला मध्य वाला को दिया गया आ। घर में 3 बच्चे हैं वजह से इस प्रकार बांटा जा रहा है। वहां पर आ मध्य में चले गया तो आ पश्चिम में चले गया, ई दोनों भाइयों दोनों अग्र में, अग्र में चले गए, और उ पश्चिम में। पश्चिम में आ गए। इसमें र आया क्या, नहीं आया, नहीं बोले सर, नहीं आया, नहीं बोला। नहीं बोले। ये आई ये आई अग्र में, अग्र, अग्र में चले गए, ओ औ पश्चिम, वो और पश्चिम। पश्चिम। आगत ध्वनि आ हम्म, पश्चिम, आप पश्चिम में थे। पश्चिम। आगत ध्वनि आ, डॉक्टर या हाँ, कॉलेज, कॉलेज या इस प्रकार। क्या बोलते तो सर अभी इसको, आग, आगत ध्वनि बोलते हैं ना उसे। आगत ध्वनि। हाँ। तो अब हम देखें अग्र स्वर में कितनी ध्वनियां होती हैं, 4, चार, चार, मध्य स्वर में कितनी ध्वनियां होती हैं, 1, एक, एक। पश्च स्वर में कितनी ध्वनियां होती हैं, 6, छः, लिखिए, बस वहां पर लिखिए। बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे मुख द्वार, यानी मुख विवर, मुख विवर के खुलने के आधार पर, हेडिंग लिखिए, मुख विवर के खुलने के आधार पर, मुख विवर के खुलने के आधार पर। ये देखिए पहला है विवृत, 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 विवृत है, ब्रैकेट में ओपन लिखिए। विवृत का अर्थ है ओपन, ओपन। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में
मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है उन्हें हम विवृत कहते हैं, विवृत ध्वनियां कहते हैं। इसके अंतर्गत है आ, दीर्घ आ। और इसके बाद हम देखेंगे अर्ध विवृत। अर्ध विवृत यानी ऑफ ओपन, ऑफ ओपन। ये लिखते समय भी फिर एक एक लाइन छोड़ दीजिए, कभी इससे संबंधित कुछ बातें आ गई तो वहां पर लिखने के लिए आता है। इसके कारण अगर विवृत लिखे, विवृत का एक सेंटेंस लिखे, उसके बाद में और एक दो लाइन छोड़ के रखिए, कभी उसके संबंधित कुछ बातें आ गई तो वहां पर लिखने के लिए वहां पर स्थान रहेगा। और हम देखेंगे अर्ध विवृत यानी ऑफ ओपन, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार आधा खुलता है उन्हें हम कहेंगे अर्ध विवृत। इसके अंतर्गत आने वाली बातें हैं आ, आई, औ, आ, आई, औ, आ। आगत ध्वनि आ। ये है। और इसके बाद में हम देखें अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत ऑफ क्लोज, ऑफ क्लोज, ऑफ क्लोज। ऑफ क्लोज में हम लोग देखेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्ध संवृत कहेंगे। अर्ध संवृत, अर्ध संवृत कहेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हें हम अर्ध संवृत कहेंगे। ये हैं ए, ओ, ए, ओ। और संवृत, संवृत का अर्थ है क्लोज। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है उन्हें हम संवृत कहेंगे। ये देखिए ई, ई, उ, ऊ, ई, ई, उ, ऊ। ठीक है, अब लिखे हम लोग मुख द्वार यानी मुख विवर से संबंधित बातें। इसमें विवृत, अर्ध विवृत, अर्ध संवृत, संवृत लिखिए। विवृत का अर्थ है ओपन, अर्ध विवृत का अर्थ है ऑफ ओपन, अर्ध संवृत का अर्थ है ऑफ क्लोज, संवृत का अर्थ है क्लोज। तो हम देखिए आ, मुख विवर से अंतर्गत आ किसके अंतर्गत आता है? आ प्रोनाउंस करते समय ओपन हो रहा या आधा ओपन हो रहा या क्लोज हो रहा, आधा क्लोज हो रहा, ये देख लीजिए। मुख विवृत, अर्धविवृत, अर्ध विवृत है आ, पूरा पश्चात, ओपन नहीं हो रहा। हाँ, पूरा ओपन नहीं हो रहा। अ, आ, आ बोले तो मुख विवृत विवृत, पहला, विवृत, विवृत, मुख विवृत नहीं, विवृत, विवृत ओके। विवृत फुल ओपन हो जाएगा। विवृत में आने वाली ध्वनियां कितनी है? एक आ, एक ही एक ही है, याद रखिए। विवृत ओपन ओनली वन, ज्यादा ओपन नहीं होती, ओनली वन। अर्ध विवृत ऑफ ओपन वाले कितनी है? तीन चार, है, चार है। वे हैं आ, आई, आई, आओ, औ, आधा आगत आ, वाले, आगत ध्वनि आ। चार आगत है। वाले, अर्ध संवृत ऑफ क्लोज में दो अक्षर, ए, ओ, ए, ओ। ओ, संवृत पूरा क्लोज में चार,
ई चा। ई उ ऊ। ई उ ऊ, ये बार बार कहते रहना। मतलब आ आके अर्ध विवृत में आता है, विवृत में आ आता है। ई उ ऊ समृत में आते हैं। अमृत में आता है। हाँ, हम लोग एक सीक्वेंस लिखेंगे तो हमें समझ में आता है। और ई उ होने के बाद ये, एक किसमें आता है, ये कहते समय पूरा अर्ध हो गया, समृत में। अर्ध समृत में होता है। आई अर्ध अर्ध विवृत, विवृत में। ओ अर्ध समृत, औ अर्ध विवृत। अर्ध विवृत। बस इस प्रकार एक एक करके डिवाइड करके लिखेंगे तो अभी अच्छा होता है। ये है। हाँ, और एक क्या है देखिए, एक नया सा है, ये रिसेंटली मानक किताब में देखा था मैं, ये भी याद रखिए। पोस्ट की स्थिति के आधार पर, पोस्ट की स्थिति के आधार पर लिखिए सेडेटिव, पोस्ट की स्थिति के आधार पर इनके अनुसार स्वरों के तीन भेद किए गए, स्वरों के तीन भेद किए गए हैं। एक है वर्तुल, वर्तुल। सर इसका हेडिंग एक बार बोलिए ना। पोस्ट की स्थिति के आधार पर, पोस्ट, ठीक हाँ है। पोस्ट, इनके आधार पर स्वरों के तीन भेद हैं। एक है वर्तुल, वर्तुल स्वर वे हैं, वर्तुल स्वर वे हैं जिनके उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति गोलाकार हो जाती है। इनके उच्चारण में ओष्ठ की स्थिति यानी ओठों की स्थिति गोलाकार हो जाती है, राउंड हो जाती है। कौन से देखिए, एक बार प्रोनाउंस करके देखिए, आ आई ई उ ओ ओ ओ, देखो एक बार, ऊ उ लिखिए, इसमें उ उ उ, उ ये ओष्ठ गोलाकार स्थिति में हो जाते हैं। उ उ। ऊ ऊ हम्म। दूसरा है अर्धवर्तुल, अर्ध वर्तुल, ऑफ राउंड बोले ऐसे। वर्तुल मतलब राउंड, सर्किल, ऑफ सर्किल है अर्धवर्तुल यानी अर्धवर्तुल। इन स्वरों के उच्चारण में, इन स्वरों के उच्चारण में ओष्ठ वर्तुल स्वरों की अपेक्षा, वर्तुल स्वरों की अपेक्षा कुछ कम गोल होते हैं, वर्तुल स्वरों की अपेक्षा कुछ कम गोल होते हैं। वे हैं ओ औ, ओ औ, ओ औ, ये है अर्धवर्तुल। तीसरा है अवर्तुल, नॉट सर्किल, सर्किल नहीं होते वो, अवर्तुल, अवर्तुल। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ फैले रहते हैं, स्प्रेड होते हैं, ऐसे स्प्रेड हो जाते हैं। ये भाषा शिक्षण से संबंधित बातें हैं, मैं व्याकरण में जोड़कर आपको सुना रहा हूँ। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओष्ठ फैले रहते हैं इन्हें हम अवर्तुल कहते हैं। जैसे क्या है, ई ई ए आई, आ आ, आ आ, ई ई ए आई, आ में फैले रहते हैं, ई में फैले रहते हैं, ए आई में फैले रहते हैं। बस वर्तुल में उ आएगा, अर्धवर्तुल में ओ औ आएंगे। ये हैं उच्चारण स्थान के आधार पर हम लोग सीखे स्पर्श व्यंजन क्या है, अंतस्थ क्या है, ऊष्म क्या है, और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सारी बातें। अब हम देखें, आप लोग जो पढ़े थे उससे संबंध दो तीन बातें। ह्रस्व स्वर क्या है, एक दो बातें बता सकते हैं।
ह्रस्व आ ई छी आ ई उ आ ई उ ऋ। बस यही मूल स्वर हैं, मूल ध्वनियां हैं। हाँ, दीर्घ क्या है? आ ई उ। अच्छा, बहुत बढ़िया। कभी कभी हमें कुछ संधि स्वर क्या है? संधि। ए ऐसे हम्म, औ वो भी आएगा ना? ए आई ओ औ आ प्लस ई इक्वल टू ए आ प्लस ए इक्वल टू आई आ प्लस ओ इक्वल टू ओ आ प्लस ओ इक्वल टू औ ये पूरी 4 संधि स्वर है। ओके, इन्हें भी संयुक्त स्वर भी कह सकते हैं ना? जी सर। हम्म, जी संयुक्त स्वर संधि भी स्वर भी है, संयुक्त स्वर भी। देखिए हम लोग संयुक्त स्वरों के अंतर्गत हम इसमें संधि स्वरों में हम देखें, संधि स्वर उन स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है। जिनकी उत्पत्ति मूल स्वरों के योग से होती है, इन्हें संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर में दो भेद हैं, एक है दीर्घ संधि स्वर, दूसरा है संयुक्त संधि स्वर। दीर्घ संधि स्वर यानी क्या है? किसी एक मूल स्वर में, किसी एक मूल स्वर में उसी मूल स्वर के योग से, मूल स्वर में मूल स्वर के योग से जो बने स्वर होते हैं उन्हें दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे कि आ ई ऊ है ना, आ ई ऊ, आ प्लस आ बन गया, ई प्लस ई, इस प्रकार। तो हम देखें, इस प्रकार दीर्घ संधि में मूल स्वर से फिर उसी प्रकार का स्वर, मूल स्वर ही बने तो वहां पर संधि हो जाता है, तो उसे संधि स्वर कहते हैं। आ ई उ, ये संधि स्वर है। संयुक्त संधि स्वर क्या है? संयुक्त संधि स्वर ये हैं दो भिन्न स्वरों के मेल से। ये थोड़ा लिख लीजिए, भिन्न दो भिन्न स्वरों के मेल से निर्मित, दो भिन्न स्वरों के मेल से निर्मित स्वर संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। दो भिन्न स्वरों के मेल से निर्मित स्वर संयुक्त संधि स्वर कहते हैं। जैसे आ प्लस ई ये, आ प्लस उ ओ, और क्या होते हैं आप बताइए? आ प्लस ये आई, हाँ, आ और प्लस वो औ। हम्म, एक नई बात है संधि स्वर में, संयुक्त स्वर संधि स्वर में अंतर हम लोग देखें। और परसों मैं पढ़ाते समय एक बताया था, जाति का आधार भी बताया था। जाति के आधार पर दो है, सजाति वर्ण, उपजाति वर्ण। ये लिखिए, जाति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। सजातीय स्वर एक है, दूसरा है विजातीय स्वर। सजातीय स्वर और दूसरा विजातीय स्वर। पहला है सजातीय स्वर, इसमें भी हम लोग लिख सकते हैं सवर्ण स्वर भी लिख सकते हैं, सवर्ण स्वर। अभी हमें यहीं पे पता चलता है सवर्ण का अर्थ क्या होता है। तो लिखिए, सवर्ण स्वर वे हैं, सवर्ण स्वर वे हैं जिनका उच्चारण, जिनका उच्चारण समान स्थान तथा प्रयत्न से होता है। इनका उच्चारण समान स्थान तथा प्रयत्न से होता है। इन्हें हम सजातीय स्वर कहते हैं, सवर्ण स्वर भी कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, ऊ।
आ ई उ ये सजाती स्वर हैं। असवर्ण स्वर क्या है देखिए, बाकी जो भी है असवर्ण स्वर हैं। असवर्ण स्वर हैं जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों तथा समान प्रयत्नों से होता है। सवर्ण स्वर वे हैं जिनका उच्चारण अलग अलग स्थानों तथा असमान प्रयत्नों से होता है, इन्हें हम असवर्ण स्वर या विजातीय स्वर कहते हैं। ये हैं ए आई ओ औ, ए आई ओ औ। ये स्वरों से संबंधित बातें। वर्ण विचार में हम लोग वर्णमाला और वर्ण क्या है, वर्ण का मूल ध्वनि को मतलब वर्ण का अर्थ क्या होता है, अक्षर वर्ण वर्ण को हम क्या कहते हैं, सब हम लोग सीखे हैं। और वर्णमाला में वर्णों को कितने भागों में विभाजित किया गया, 2 भागों में विभाजित किया गया। तीन। हाँ क्या है, एक स्वर व्यंजन और दूसरा आप 3 मिलके एक बोले थे ना, वो वाला कौन सा है? स्वर व्यंजन में विभाजित किया गया, तीसरा कुछ बोले थे अभी आप, 3 बोले थे। स्वर व्यंजन में विभाजित किया गया, ध्वनियों के अंतर्गत हम लोग उत्क्षिप्त व्यंजन भी लिए। और अब हम देखिए शब्द विचार, साइड हेडिंग है शब्द विचार। शब्द विचार अंतिम में मैं फिर से एक बार पूरा हम लोग रिवीजन कर लेंगे। अब तो देखेंगे शब्द विचार। साइड हेडिंग है शब्द। शब्द विचार का अर्थ मैं पहले लिखवाया था, इसका अध्ययन से शब्दों के बारे में, शब्द की उत्पत्ति के बारे में, रचना के बारे में बताते हैं, उन्हें हम शब्द विचार कहते हैं। शब्द की परिभाषा मिलती है वहाँ पर और उसका भेद मिलते हैं, ये सारे शब्द। तो हम देखिए शब्द, शब्द वर्णों या वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को, वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। ठीक। जैसे मैं, यह, वह, लोहा, पानी, ये सभी क्या है, शब्द है। पद, पद किसे कहते हैं, शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द और पद में क्या अंतर है, देखिए। पद, पद लिखिए। जब कोई शब्द, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है, जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो वही शब्द पद कहलाता है। अकेले में रहता है तो शब्द है, अकेले में रहता है तो वह शब्द है, लेकिन वह शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वही शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, पद कहते हैं। इसलिए पद परिचय दीजिए कहते हैं, शब्द परिचय नहीं बोलते, पद परिचय दीजिए। अगर वाक्य में दिया हो तो, वाक्य में मिल जाता है तो जब पद बन जाता है, अकेले में शब्द रहता है। माँ, मायके में लड़की, ससुराल में बहू, उस प्रकार। ठीक है। तो अब देखिए, राम आम खाता है, मोहन बाजार जाता है। जब यहाँ मोहन बाजार, मोहन पद बन गया, अभी वाक्य में मिल गया तो मोहन पद बन गया। अगर अकेले में रहा तो वह वाला शब्द में रहता था। शब्द। बस ये है शब्दों के भेद। शब्दों के भेद 4 प्रकार हैं। शब्दों के भेद 4 प्रकार हैं। एक है अर्थ के आधार पर, एक है अर्थ के आधार पर। दूसरा व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति व्यूह बोलते रचना, व्युत्पत्ति, उसी को ऑब्लिक रख के रचना लिख सकते हैं, बनावट लिख सकते हैं। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर, व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पर। और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या प्रोड्यूसिंग, उत्पत्ति के आधार पर।
चौथा है रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। मतलब आज व्हाट्सएप में अपना लिंक नहीं रखने से बहुत कम ज्वाइन हुए शायद। हर दिन हाँ एक सर, हम भी वही डाउट से एक बार खोले तो ओपन करे तो मैं वही बताया ना दिखा आपको, आपके। हर दिन एक ही लिंक है हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैं अभी एक बार लिंक फिर भेजने की कोशिश करेंगे। सेव कर लीजिए, बल्कि भी रखा था मैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, और उसके बाद चौथा है रूपांतर के आधार पर। चौथा है रूपांतर के आधार पर, रूपांतर के आधार पर। अब देखें, हाँ, वामन मूर्ति सर अभी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है, आधा क्लास खत्म हो गया आज। अब हम देखें शब्दों के भेद के अंतर्गत चार प्रकार बताए। एक है अर्थ के आधार पर, दूसरा है उत्पत्ति रचना बनावट के उत्पत्ति आधार पर, रचना तीसरा है बनावट, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के चौथा आधार है पर। रूपांतर के आधार पर। तो हम देखिए अर्थ के आधार पर फिर कितने प्रकार, वहीं साइड में देखिए अर्थ के आधार, अर्थ के आधार पर दो है। अर्थ के आधार पर दो प्रकार क्या है वे? सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। निरर्थक। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और दूसरा बताया था मैं उत्पत्ति रचना बनावट। उत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर तीन भेद है, तीन भेद है। वह एक रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़। और तीसरे उसमें जाएंगे उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति यानी प्रोड्यूस, उत्पत्ति के आधार पर देखें चार भेद हैं, चार भेद हैं। तत्सम, तद्भव, भेषज, विदेशी। तत्सम, तद्भव, भेषज, विदेशी। और चौथा है अभी रूपांतर के आधार पर। रूपांतर के आधार पर दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। मैं दो भेद इस प्रकार क्यों लिखवा रहा हूँ, संख्या जब पूछा जाए तो आप लिख सके। रूपांतर के आधार पर दो भेद हैं, विकारी, अविकारी। इनका विवरण विवरण हम देखें अभी। अर्थ के आधार पर सेडेटिंग, अर्थ के आधार पर पहला मैंने बताया था सार्थक शब्द। सार्थक यानी अर्थ रहित है या अर्थ सहित है? अर्थ सहित, अर्थ सार्थक। सहित होते हैं, जी। उसी में सार्थक में बताया अर्थ सहित। अर्थ सहित। हम्म, सार्थक शब्द जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं कि बात, बोलना, ऐसा अर्थ है, तो ये सभी सार्थक शब्द है। और दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द है। और दूसरा भी देखिए व्युत्पत्ति रचना बनावट। व्युत्पत्ति यानी व्यूह, व्यूहम रचिंचनम बोलते हैं ना, उस प्रकार व्युत्पत्ति रचना बनावट के आधार पर कितने भेद बताया मैंने? तीन। तीन भेद है। क्या है वे? लिखिए, मैंने बताया था तीन भेद। पहला वन लिखिए, लिखिए रोड सर, शब्द। रोड योग रोड शब्द, रोड शब्द।
लिखिए उसका परिभाषा, उसकी परिभाषा लिखना भी जरूरी है। परिभाषा लिखना जरूरी है, लिखिए। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ, कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण, मतलब इन शब्दों को खंड करने से कोई अर्थ नहीं रहता है, वो मिलकर रहने से अर्थ रहता है। देखिए देखिए, राजा, रा और जा को हम लोग अलग कर देंगे तो वहां पर कोई अर्थ नहीं होता है, तो उसे हम कहेंगे रूढ़ शब्द। रूढ़, मोड़, उसे चेंज नहीं होता है, अलग अलग नहीं होता। रूढ़, वो रूढ़ है, इसे बोलते हैं ना हम लोग, उसे रूढ़। सागर, विद्या, आकाश, ऐसे शब्द को, ये है रूढ़। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक, देखिए, यौगिक शब्द शब्दों के मेल से बने शब्द हैं, शब्दों के मेल से। रूढ़ में क्या है, शब्दों को खंड किया ना, खंड नहीं कर सकते हम लोग, खंड करने से अर्थ नहीं होता है। यहाँ पर यौगिक में क्या है, यौगिक, योग यानी मिलना। यौगिक में क्या होता है, देखिए, शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, जिनका प्रत्येक खंड सार्थक हो, उन्हें यौगिक कहलाते हैं, यौगिक कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे विद्यालय, पुस्तकालय, पाठशाला। विद्यालय में दो खंड करने पर वहां पर शब्दों के मेल से बना है, विद्या प्लस आलय का। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय का। पाठशाला, और उसी प्रकार हिमालय, यहाँ पर दो शब्दों के मेल से बने हैं और जिनका प्रत्येक खंड सार्थक अर्थ से है। थर्ड वन है योग रूढ़। थर्ड वन है योग रूढ़, इसमें योग भी होता है, रूढ़ भी होता है। क्या होता है, दोनों मिलने से क्या होता है, कोई नया वाला आता है, बस वही है। देखिए, ऐसे यौगिक शब्द होते हैं। योग रूढ़ शब्द का, योग रूढ़ शब्द की परिभाषा लिखिए। ऐसे यौगिक शब्द होते हैं, ఇక్కడ అవుతుందంట అభిటి यौगिक शब्द बता रहा हूँ। ऐसे यौगिक शब्द होते हैं जो अपने सामान्य या, जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर, अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं, उन्हें हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे लंबोदर, क्या, बहुव्रीहि समास के शब्द। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर है, लंबोदर। इसमें क्या है, अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं, ये यौगिक शब्द होते हैं। यौगिक शब्द यानी मैं बताया था अभी तक, यौगिक शब्द से खंड करने पर सार्थक अर्थ वाले शब्द होते हैं, अलग होते हैं, उसमें सार्थक अर्थों शब्द, सार्थक शब्दों का मेल होता है। तो यहाँ पर लंबोदर, यह है विशेष अर्थ क्या है, गणेश जी, पंकज, कमल, ये शब्द मुख्य रूप से बहुव्रीहि समास के होते हैं। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास के होते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे गिरिधारी, वीणा पानी, हलधर, ये सारे शब्द योग रूढ़ में आएंगे। और थर्ड बिट में हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर लिखिए कितने भेद है, चार है, चार है। चार है। पहले अर्थ के आधार पर दो, दूसरे व्युत्पत्ति में तीन, व्यूह उत्पत्ति तीन, त्रिमुख का व्यूह हम ऐसे बोलते हैं ना, तीन, उत्पत्ति में चार, उत्पत्ति के आधार पर चार। एक पहला है तत्सम, तत्सम। तत्सम। हाँ,
आप जानते हैं सब तत्सम का साइड हेडिंग क्या है, लिखिए साइड हेडिंग लिखिए तत्सम। तत्सम जो संस्कृत पद जैसे के तैसे लेते हैं वो तत्सम। बस बस बहुत बढ़िया। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द, मूल हिंदी शब्द। में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। और इसका अर्थ यह है कि संस्कृत के वे मूल शब्द हैं, संस्कृत के वे मूल शब्द हैं ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। जैसे अग्नि, पुष्प, पुष्प, वृक्ष, वृक्ष, दुग्ध, अष्ट, अश्रु, श्रवण, श्रवण, इक्ष, पत्र, दधि, दधि, ओष्ठ आदि। दूसरा है तद्भव, दूसरा है तद्भव। संस्कृत से उत्पन्न हिंदी शब्द। संस्कृत से उत्पन्न होते हैं, नहीं तो इससे संस्कृत को क्या लिंक नहीं रहता, ये रहता हिंदी वर्ड ही रहता। रहता रहता संस्कृत से भी लिंक तो रहता। उससे उत्पन्न हुए हुए तत्भव, तो उससे उससे बोले तो यहाँ संस्कृत से उत्पन्न हुए हुए, जैसा तत्का अर्थ अधि, श्रवण उद्भव से यानी उत्पन्न। सावन। हाँ, ठीक है। हम देखेंगे अभी तद्भव। हिंदी में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त, हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। संस्कृत के बिगड़े रूप, जैसे पुष्प है वो फूल फूल, बन गया है। जैसे मैं अग्नि बताया था, अग्नि थोड़ा आग, बिगड़, आग बन गया, आग, थोड़ा बिगड़ आग, गया। तत् उद्भव यानी उससे पैदा होना, इसलिए। उससे, हाँ बस, हिंदी उससे में यानी संस्कृत से। बस बस बस। हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, आठ, मैं अभी इसमें बताया था तत्सम में इक्ष बोल के, इक्ष का तद्भव क्या हो सकता है, इक्ष का तद्भव क्या हो सकता है। ये प्रश्न रहा मेरा। क्वेश्चन क्या पूछे सर आप? इक्ष, इक्ष तत्सम शब्द है, इक्ष। इक्ष, हाँ, इसका तद्भव क्या है। इक्ष, ईश, कल के लिए रखेंगे, इक्ष क्या? कल के लिए रखेंगे। अभी तो इसमें देखिए तद्भव में, जैसे आग, आठ, ईख, दही, ओठ, ये आदि शब्द तद्भव। तद्भव है। देशज, देशज का अर्थ क्या है, अपने ही देश में बोलचाल से उत्पन्न शब्द, अपने ही देश में बोलचाल से उत्पन्न शब्द, अपने ही देश में बोलचाल से उत्पन्न शब्द। जैसे कुत्ता, नानी, पपीता, बेसन। और इसके बाद में हम देखेंगे विदेशज। विदेशज देखिए, विदेशी भाषा से आए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द, विदेशी भाषा से आए शब्द। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की आदि शब्द। अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की।
ये विदेशज है। और एक पांचवा है, ये है वर्ण संकर। वर्ण संकर, वर्ण संकर। वर्ण संकर क्या हो सकते हैं? सर अब 4 लिखा थे ना सर, उत्पत्ति के आधार पर। हाँ, लिखाया था। एक वर्ण संकर भी है, ये इसी के अंतर्गत ले सकते हैं हम लोग। वर्ण संकर से बनते हैं, मतलब इसमें मैं इसलिए साइड में लिखी वर्ण संकर बोल के, मैं क्या है मैं आपको समझाने के बाद आपको समझ में आता खुद। दो भाषाओं से बने शब्द हैं। जैसे अभी मैं विदेशज बोल के बताया था ना, उसी प्रकार विदेशज में ही हम लोग दो भाषाओं से वर्ण संकर बनते हैं। आप समझ में आ गया होगा आपको। जी। दो भाषाओं से बने शब्द, जैसे कि अरबी और फारसी से बने। नेक नीयत बोल के है ना, नेक नीयत, फिक्रमंद, ये अरबी और फारसी से बने शब्द हैं। जी। इन्हें हम वर्ण संकर शब्द कहते हैं। और हिंदी अरबी से बने शब्द, कसरती, गुलामी। कसरती, गुलामी हिंदी और अरबी से बने शब्द हैं। मैं ऐसे शब्द आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, मैं आपको अपने ग्रुप में रखूंगा। वर्ण संकर में जो भी शब्द बनते हैं, इन शब्दों को मतलब अरबी शब्द कौन से हैं? चाय, चाय है, चाय विदेशी विदेशी है या हिंदी है? विदेशी। कौन सी भाषा से ली गई? चीनी, चीन। चीन, चीन। और इसके बाद में चौथा है रूपांतर के आधार पर। चौथा क्या है? 2। रूपांतर के आधार पर दो। 2। हाँ, स्टार्टिंग में हम लोग अर्थ के आधार पर कितने लिखे थे? 4। अर्थ अर्थ के के आधार, आधार पर 2 लिखे थे सर। अब अंत वाला भी। सार्थक। अंत वाला भी क्या होता है भी? अंत में रूपांतर, वो वो भी 2। वो भी दो। स्टार्टिंग में दो, एंडिंग में दो, लास्ट के 2। ऐसा। अब हम देखें रूपांतर के आधार पर शब्द में दो हैं। एक है विकारी शब्द, दूसरा है अभी का। अविकारी, अविकारी शब्द। फिर हम देखिए विकारी में कितने भेद हैं, वहीं लिखिए विकारी के पास 4 भेद हैं। अविकारी 4 में, है सर, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी में 4 हैं। ये भी 4। तो हम देखें सैडिटिंग विकारी शब्द, सैडिटिंग विकारी शब्द, जो शब्द लिंग वचन पुरुष, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, अपने रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपने रूप बदलते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। ऐसे शब्द, इनमें ऐसे शब्द भेद क्या है? ऐसे आने वाले शब्द भेद 4 हैं। ये हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और दूसरा है देखिए अविकारी शब्द। दूसरा है अविकारी शब्द। परिभाषा के अंतर्गत लिखेंगे जो शब्द लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार, लिंग वचन पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। अविकारी या अव्यय कहते हैं। ये भी 4 हैं। एक है क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक, चौथा विस्मयादि बोधक। ये है शब्द विचार, शब्द विचार से संबंधित बातें। पुनः आज की कक्षा के अंतर्गत एक बार जो भी हम लोग पढ़े हैं पुनः अवलोकन करेंगे। अभी पहले मैंने ये बताया था आज की कक्षा में, कक्षा के शुरुआत में मैंने बताया था कि स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर भेद। एक एक करके थोड़ा मुझे बताइए।
कितने भेद है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर? 2 भेद। दो। अघोष सघोष 2। ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें हम क्या कहते हैं? अघोष अघोष। कहते हैं। वे क्या है? इसका कोड क्या है? अघोष ध्वनियां क्या क्या प्रत्येक है? 1 2 प्रत्येक वर्ग 6 7 7। बस मैं आपको बताया, एक दोनों नहीं खाते घोष। तो 1 2 शेषा। मानी बस। काका हाँ का हाँ उसमें। और चाचा। सघोष? सघोष जिन वर्णों के उच्चारण में स्वतंत्रियों का कंपन होता है होता है। हाँ वे सभी स्वर होते हैं हम्म। और 3 4 5 अंतस्य यारा लावा हा। हाँ लक्षा, लक्षा के नाम से यहाँ पर है। मैडम जी का नाम मैडम है या सर है पता नहीं, एक बार वे भी अपनी आवाज दें। क्लास सुन रहे हैं या नहीं मैडम जी? लक्षा। बिजी में है शायद, पकवान करते हुए यहाँ पर क्लास सुनना पड़ता है कभी। म्यूट में हूँ। ठीक है। बिजी में नहीं सर, क्लास सुन रही हूँ मैं सर। कौन बात कर रहे हैं? लक्षा मैडम है? यही सर, लक्ष्य लक्ष्य सर। ठीक है ठीक है। मैं आपसे ही एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, सघोष के संबंधित कुछ बातें बताइए। सघोष क्या क्या ध्वनियां हैं? सघोष में आने वाली ध्वनियां क्या है? सघोष किसे कहते हैं? स्वर तंत्र में जो कंपन नहीं होते वो घोष। वो जो कोड बताए थे मैं उसी क्लास में मैं ज्वाइन हो गई, उसके बाद से पूरे क्लासेस सुन अब तक सुने सर। हाँ इसीलिए मैं आपको पूछा, मैं क्योंकि अभी तक हलीमा बेगम मैडम जी बताए थे अघोष क्या है सघोष क्या है, तभी जो आप स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वो अघोष है। कंपन नहीं होता है। आ का अर्थ है विलोम नहीं। जैसे शांति अशांति, सत्य असत्य बोलते हैं ना, हाँ हाँ सर। घोष में भी घोष यानी कंपन होना, अघोष यानी कंपन नहीं होता। हाँ सर, ओके ओके सर। इसीलिए मैं आपको फिर रिटर्न पूछा, मैं देखा जब आप जैन हुए होते हुए उस समय, इसलिए याद से हाँ पूछा। सर। अघोष यानी जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। कंपन नहीं होने वाले कौन हैं? अघो अघोष है। तो अघोष है। हाँ, वे उसका कोड क्या है? 1 2 शा शा सा, मतलब घोष नहीं खाने वाले। हाँ सर, एक दो दोनों नहीं खाते वो, चार सात। शा 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 बोलते हैं, शा सब नहीं खाना ऐसा बोलते हैं। हाँ शा हाँ शा। सर। हाँ सघोष, सघोष यानी सघोष या घोष। सा रखे तो भी परवाह नहीं, ना ना रखे तो भी परवाह नहीं कोई, मतलब हाँ मतलब घोष कहने से भी परवाह नहीं। तो वे हैं स्वर तंत्र में कंपन होते हैं। हाँ वे वर्ण हैं सभी स्वर, 3 4 5, हर वर्ग के प्रत्येक वर्ग के 3 4 5, और अंतस्थ। अंतस्थ अंतस्थ, और सभी स्वर आते हैं। हा, अंत में हा बच गया ना, हा। हा हाँ इसका हाँ एक बार हमारे नसरीन सुल्ताना मैडम जी हैं, जी सर। नसरीन सुल्ताना मैडम जी, इसका मैं क्या बताया था कोड में? सर all yes 3 4 5 अंतस्थ। हाँ ओके, सभी स्वर, और ये सभी स्वर, ये क्या करते हैं इन लोग? गोश्त खाने वाले ना। हाँ सर, ज्यादा लोग रहते बोल के बताए। 3 हाँ किलो 4 किलो 5 किलो खाते बोल के खाते अंतस्तों में रहते, आएगा कहते सोते। हैं। बस हाँ सर। ये ऐसा याद रखने के लिए बताया था, बहुत बहुत धन्यवाद माँ। हाँ और इसके वेलकम। बाद में मैं बताया था जिह्वा के आधार पर बताया, मुख्य विवर के आधार पर बताया। हाँ हाँ आप आप बता सकते हैं माँ, पहला वाला जिह्वा के आधार पर मैं बताया था, अग्रस्वर पश्चस्वर मध्यस्वर बोल के। हाँ सर, बता सकते हाँ एक बार बताइए। हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्रस्वर सर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है, ये अक्षर है ई ई ए आई सर। हम्म, मध्य स्वर है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, एक ही अक्षर है सर आ। नेक्स्ट पश्चिम स्वर सर जीभ का पश्चिम भाग काम करता है, हम्म, आ उ ओ औ
आधा ध्वनि डॉक्टर में लिखते बोले ना सर, 6 अक्षर है इसमें। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। थैंक यू। और इसके बाद में हम देखें हमारे रजिया बेगम जी स्टार्टिंग से थे, स्टार्टिंग से ही है रजिया बेगम, अनम्यूट कर लीजिए। आप बताइए मुख्य द्वार यानी मुख्य विवर के खुलने के आधार पर। सर नमस्ते सर। नमस्ते मैम, नमस्ते। मुख्य विवरण के खुलने के आधार पर सर विवृद्ध ओपन जिन स्वरों के उच्चारण मुख्य द्वार पूरा खुलता है आ, दूसरा आ सर, और अर्ध विवृद्ध ऑफ ओपन मुख का द्वार अर्ध खुलता है, उस वो ध्वनि है, वो स्वर है आ आई ओ आ आई सर। विवृत आई औ विवृत हाँ, विवृत में आई आएगा। विवृत आ ये औ आ ए औ एंड आगत स्वर वो भी आ रहा ना सर, हाँ, अर्ध विवृद्ध में ऑफ ओपन। एक बार में कोई बात नहीं। विवृत ओके के सर। अंतर्गत आने वाली ध्वनि कौन सी है ये बताइए। विवृत के अंतर्गत, विवृत यानी ओपन। ओपन सर एक ही वर्ड, एक ही आता सर, वो दूसरा आ, हाँ, यानी आ, दीर्घ आ। दीर्घ आ। हाँ ओके, सर दीर्घ आ के ऊपर बिंदी हो तो आग अर्ध ध्वनि। विवृत। बिंदी नहीं होता, आधा चंद्र आधा होता, चंद्रमा होता, चंद्र चंद्र। हाँ चंद्र वो भी आएगा ना सर वो अर्ध विवृत में। विवृत में आएगा, अर्ध अर्ध विवृत विवृत। में आएगा, ऑफ ओपन में आएगा वो। हाँ, केवल विवृत में केवल आ, दीर्घ आ ही आएगा। अर्ध विवृत ऑफ ओपन में क्या है? आ आई ए औ औ ये ये नहीं नहीं होता आता ना। मैडम, अर्ध संवृत है, हाँ ये अर्ध संवृत है। हाँ, केवल आ आई, ए आई आई ये औ नहीं होता है, केवल आ आई। औ भी बताए सर, औ ये बताए, वही आग ध्वनि भी नहीं इसमें माँ, ही ये आता नहीं, बोले। ये नहीं आता है कह रहा हूं मैं। आ ये आई है सर, आओ औ आ। हाँ 4। यस सर। ओके, अर्ध समृद्ध ऑफ क्लोज, ए ओ सर। ए ओ। यस सर। समृद्ध ई ई उ ऊ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद माँ। और ई थैंक यू सर। ओके, राइट। और मैं ओठों की स्थिति के आधार पर पूछा, जिन स्वरों का उच्चारण में ओठ ऊर्ध्वमुखी या गोलाकार नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं? आ ऊर्ध्व, अवृत अवृतुल बस अवर्तुल, अवर्तुल कहते हैं, अवर्तुल कह हाँ सकते हैं, अवृतमुखी कह सकते हैं उसे, अवृतमुखी या अवर्तल, अवर्तल भी कह सकते हैं। आवृत्ताकार हाँ, मतलब उसमें गोलाकार नहीं होते, वे क्या है? ई ई आ ई ए आई। हाँ, बस आ ई ए आई फाइल जाते हैं। और वृत्तमुखी यानी वर्तुल, उ ऊ। वो औ उ ओ। कम गोला होता है वो औ। वर्तुल क्या है माँ? वर्तुल, वर्तुल में उ उ दो उ, है। बस। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सविवरण बताया। इसके बाद में मैंने क्या पढ़ाया? जात सजाती और विजाती स्वर पढ़े। वो कौन बताएंगे? कोई सुने ही इनमें से? सर सुने सुने सर। अभिवा मैडम पढ़ाएंगी, कल भी पूछा था अभिवा मैडम को मैं। तो भिन्न स्वरों के मेल से नमस्ते मिलित मैम, स्वर नमस्ते को मैम। संयुक्त अक्षर कहते हैं। सर मैं जाति यौगिक के शब्द से आन ही सर मैं नहीं अच्छा। सुनी सर वो। माँ आप तिमाज पेट है ना माँ? और सर केजीबी तिमाजी पेट सर। हाँ, आप न हो क्या? और दूसरे मैडम जी भी हैं, हबीबा अफवान बोल के, वे मैडम है क्या नहीं पूछा? नहीं सर मैं केजीबी तिमाजी पेट सर। आप मतलब इतनी देरी से ज्वाइन हो गए माँ? हो सर 8 बजे देखी सर लिंक नहीं था सर।
हाँ मैं समझ गया। 8:30 को देखी, नहीं नहीं 8:30 प्रॉब्लम को भी नहीं, नहीं था लिंक सर। हर दिन के लिए लिंक एक ही होता है। वो सेव करने के लिए भी कहा था मैं, हर दिन 8 PM बोल के भी रखा मैं। ओके आप सर। उसी को लिंक सेव करके रखिए, एक ही बार वही लिंक को दबाएंगे तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ओके सर। आज के लिंक भी आपके फोन में सेव करके रखिए। ठीक है। ठीक है मैम। और इसके बाद में मैडम जी कोई बताइए, सरिता मैडम जी हैं, सरिता मैडम जी, उमा सभी को चांस देना है, सभी बात करना है, सभी बोलना है जल्द से जल्द, समय का अभाव है, 9:24 हो रहा है अभी। हाँ ठीक है, हलीमा मैडम जी आप बताइए, सजातीय और विजातीय में क्या है? सर, सजाती विजाती दो है सर। हम्म, सजाती स्वर में एक ही प्रकार के स्वर का मेल होता है, सवर्ण, सवर्ण, बस सवर्ण कहते हैं आ ई उ। बस। और विजातीय में विजाति में अलग अलग प्रकार के स्वरों का मेल होता है, असमान स्वर। स्वर्ण बस। स्वर, हाँ, स्वर्ण स्वर। ये आई ओ, ओ औ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और इसके बाद में हम चले थे शब्द विचार के संबंधित, शब्द विचार से पुनः अवलोकन हम लोग कल करेंगे एक बार इस पाठ का। आज तो यहाँ तक सीमित रहेंगे, समापन करेंगे कक्षा, क्योंकि समय भी आगे बढ़ गया, बहुत आगे चल गए हम। मैं समझता हूँ कि इस कक्षा में आपको कुछ संदेह हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, और एक दो बातें हो तो भी मुझे बता सकते हैं। और मैं आपको एक वर्क दिया, हाँ सर, इक्ष। इक्ष शिक्षक। इक्ष का हाँ, क्या पूछना है, इक्ष का क्या बताना है? शिक्षिका तत्सम, तद्भव बताना है, तद्भव। तद्भव बताना। आशा है आप सब बताएंगे अर्थ क्या है सर? जी। इसका अर्थ, अगर वो बताऊंगा तो तत्व मिल जाएगा। सर इसका ई अर्थ क्या है सर? अगर मैं वो बताऊं तो अर्थ मिल जाएगा, तत्व मिल जाएगा। ठीक है। नहीं सर, हम हमारे लिए छोड़ दीजिए सर, हम ढूंढेंगे। हाँ इसीलिए इसीलिए बस छोटा सा है, अगर आप ढूंढे तो उसमें मिल जाएगा, मैं जो लिखा जहाँ लिखवा है उसमें मिल जाएगा आपको। हाँ सर, ओके। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सबको आज की कक्षा समझ में आ गया होगा। और कुछ संदेह हो तो मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे रखिए, और ऐसे ही लगातार अनवरत प्रयास करेंगे, टेट में हम लोग सफलता प्राप्त करने की कोशिश में रहेंगे। ये है हर दिन 8 बजे, इसी लिंक पे, यही लिंक सेव करके रखिए, इसी लिंक पे क्लास होगा। कल शायद शाकिर सर का सोशल होगा, अगर शाकिर सर का क्लास होने पर भी हम डिवाइड करेंगे, एक 40 मिनट एक क्लास, 40 मिनट एक क्लास, इस प्रकार हो सका तो। और भूगोल के लिए पूछा गया, भूगोल के लिए मटेरियल तैयार है, हम 2-3 दिनों में वो भी पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।